उनका दर्द तो यह है कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा करवाने में अमित शाह का रोल था। और झगड़ा क्या हो गया जी? लेकिन ये सही है कि आपने कोशिश करके पार्टी से बहुत सारे नेताओं को तोड़ा, आपने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल किया। यही वो लोग हैं जिनका विरोध करके, यही वो लोग हैं जिनका राजनीतिक विरोध रहा तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो गए ऐसे मैंने नहीं कहा, शायद आपको ठीक से समझा नहीं पाए। नहीं, मुझे तो समझ आया क्योंकि मैंने देखा आपके यहाँ भी बहुत सारे बाहुबली उम्मीदवार हैं। हत्या के आरोपी अशोक चंदेल हैं, कुछ घोटाले के आरोपी हैं। देखिए कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है। वो गाना है ना, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। देखिए रजत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद आती है, बाकी समय उन्हें वनवास में भेज देते हैं। ये सब हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं है। कहते हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो 4 बीवियां 40 बच्चे पैदा करते हैं। ये कम लोग नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन आपने जो इतने बड़े बड़े वादे, 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रजत जी, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिया है। और किसानों को वादा किया था, और मजदूरों का पेंशन, मजदूरों का नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस चौपट हो गए। आप रजत जी, आपका स्टडी थोड़ा आधा अधूरा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई डिबेट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप इंडिया टीवी पत्रकार रजत शर्मा साथ में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को देखने वाले हैं। डिबेट में रजत शर्मा ने गृह मंत्री जी से बीजेपी के ही भ्रष्टाचार और जनता को उनके द्वारा दिए गए जुमले और झूठे वादे को याद दिलाते हुए कई सारे तीखे सवाल किए हैं। ऑब्वियसली इन सारे सवालों का जवाब तो नहीं मिलता, मगर हाँ, जवाब देने के दौरान अमित जी की जो बौखलाहट है वो इनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है, और जो कि हमें और आपको देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा डिबेट आप खुद देखिए। चलो भाई। लेकिन आपके बारे में एक अखबार में यह कमेंट हुआ कि चुनाव के मौके पर विरोधी दलों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और ऐसा पाला बदलवाते हैं कि विरोधियों के पैर उखड़ जाते हैं। देखिए, जब चुनाव के अंदर कोई दल इतना निर्बल हो जाता है और जब उसकी जीतने की संभावनाएं कम हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से जो राजनीति के अंदर योगदान करना चाहते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो अपनी संभावनाएं तराशते हैं। उसी के तहत कोई बीजेपी में आता है। लेकिन उनका दर्द तो यह है कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा करवाने में अमित शाह का रोल था। झगड़े का रोल नहीं है। और झगड़ा क्या हो गया जी? कौन बाहर गया है? ये जो खनन घोटाले वाले हैं, कभी सपा छोड़ दी क्या? नहीं छोड़ी, किसी ने नहीं छोड़ी। सारे विधायकों का टिकट भी रिपीट हो गया। लेकिन आप भी तो, हार का डर था कहीं? ना जी, जरा भी नहीं। कोई व्यक्ति अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो वो गठबंधन नहीं होता है। राहुल गांधी ने सपा ज्वाइन नहीं करी है। लेकिन ये सही है कि आपने कोशिश करके पार्टी से बहुत सारे नेताओं को तोड़ा, आपने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल किया। देखिए, इससे मेरी पार्टी का मूल चरित्र नहीं। यही वो लोग हैं जिनका विरोध करके आप सरकार बनाना चाहते थे, यही वो लोग हैं जिनका राजनीतिक विरोध रहा तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो गए ऐसे मैंने नहीं कहा भाई, राजनीतिक विरोध होते रहते हैं। ऐसे तो राहुल जी ठीक हो गए, उनके गठबंधन करते ही इतना कोसा है, आप रिकॉर्ड निकाल दीजिए, इतना कोसा है अखिलेश जी को किसानों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, और अब सब कुछ ठीक हो गया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी में लोग ले सकते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्शन समझाते थे, शायद आपको ठीक से समझा नहीं पाए। नहीं, मुझे तो समझ आया क्योंकि मैंने देखा आपके यहाँ भी बहुत सारे बाहुबली उम्मीदवार हैं। हत्या के आरोपी अशोक चंदेल हैं, कुछ घोटाले के आरोपी हैं। देखिए, अशोक चंदेल और कंपैरिजन शायद आप ही करे रहते थे। अमित जी, आप बार बार बात करते रहे वंशवाद की, परिवारवाद की, तो लेकिन जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की उसमें बहुत सारे लोग हैं जो परिवार के, किसी का पुत्र, किसी की पुत्री, किसी रिश्तेदार, लेकिन ये बड़े बड़े और सुनिए मैं बताता हूँ वंशवाद कैसे, किसको कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया जी और अब राहुल जी। अभी नए जी आए नहीं है, आएंगे तब वो जी, इसको वंशवाद कहते हैं। तब तो ऐसे तो राहुल गांधी ने भी चुनाव लड़के अपने आप को सिद्ध किया। देखिए, चुनाव लड़कर सिद्ध किया ऐसा नहीं है। एक सेकंड आप समाप्त मत कर दीजिए कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया पूरा चैनल। सोनिया जी के बाद राहुल जी, सोनिया जी के बाद मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, किस प्रकार के प्रधानमंत्री थे आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है। वो गाना है ना, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। देखिए रजत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद आती है, बाकी समय उन्हें वनवास में भेज देते हैं। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। देखिए, चुनाव घोषणा पत्र जो होता है ये 5 साल का डॉक्यूमेंट होता है।
भूल गए, ऐसा नहीं होता है। और ये सवाल राम मंदिर से की वजह से नहीं है, ये इसलिए है कि क्या समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के वक्त पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनके बयानों की बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास में। आगे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि वैसी कार्रवाई करेंगे जैसी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ये सब हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं है। देखिए रजत जी, 3 लाख वाक्य बोले होंगे, इसमें से 3 उठा लिए आपने। इसके साथ हमने कहा है कि हम किसानों का, सभी लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफ कर देंगे, आप सवाल नहीं पूछोगे। हमने कहा है कि 0% पर सभी लघु और सीमांत किसानों को ऋण देंगे, आप सवाल नहीं पूछोगे। हमने कहा है कि हम सभी युवाओं को जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर लैपटॉप देंगे, आप नहीं पूछोगे। 25 मेडिकल बनाने का, कन्याओं को मुफ्त शिक्षा देने का, इतने सारी चीजें कही है, इसमें से कुछ आप नहीं पूछोगे। नहीं, जरूर पूछूंगा, मैं वो भी पूछूंगा, लेकिन अभी तो मैं पूछ रहा हूं कि आपके कहते हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो 4 बीवियां 40 बच्चे पैदा करते हैं। धौलाना को मौलाना विधानसभा नहीं बनने देना, दाढ़ी वाले घर में घुस जाएंगे, उसका इलाज है हमारे पास। ये कम लोग नहीं है। नहीं, वो ठीक है, बोले होंगे, कहीं नहीं बोलना चाहिए, संयम रखना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने यही बातें करी है। कभी कभार कोई बोल गया, और हर पार्टी की सूची बनाओ तो ऐसा कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेकिन ऐसे पोलराइज करने वाले तो नहीं, इसीलिए आप देखिए। अब पहले मैं आपके माध्यम से ये दोनों पार्टियों को पूछना चाहता हूँ, सपा और कांग्रेस को, और आप पूछते भी नहीं उनको रजत जी, आपको पूछना चाहिए। अमित जी, आप मेरी बात सुनिए ना, आपको पूछना चाहिए उनको। अमित जी, ये पहली बार नहीं हुआ ना, बिहार के चुनाव के पहले बिहार के चुनाव में भागवत जी का बयान आया था, चुनाव में भी कहीं पर ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बातें आएंगी जनता में तो उसका नुकसान होगा भारतीय जनता जरा पार्टी? भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिल साफ है रजत जी। हमारा दिल साफ है। आपने जो विवाद खड़ा किया, ऐसा ही कई लोगों ने विवाद खड़ा करने का प्रयास किया। को आपने इटावा में कहा कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए से भी का विकास करना है तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत देना होगा। ये एक तरह की सौदेबाजी नहीं हुई जनता के साथ? मैंने पूरा वाक्य आपने नहीं सुना, बीच में से काट कर आप उठा रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं, इसमें सौदेबाजी क्या है? लेकिन आपने जो इतने बड़े बड़े वादे किए, और उसको ध्यान से आप भी पढ़िएगा, मैंने उसमें लिखा है जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर हर युवा के पास हम लैपटॉप भिजवाएंगे। लेकिन मायावती जी ने बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पूछना चाहिए अमित शाह को और मोदी जी को कि उन्होंने जो वादे किए थे 2014 में चुनाव के वक्त में, उनको पूरा नहीं किया, और वादा खिलाफी अपने आप में एक बड़ा जुर्म है जिसका भय मोदी जी को सता रहा है। देखिए रजत जी, हम कोई एक राज्य की सरकार पार्टी नहीं है, पूरे देश में मेरी पार्टी चलती है, अखिल भारतीय पार्टी है, और हम अकेली ऐसी पार्टी है जो बार बार चुनकर आती है। मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो परफॉर्मेंस के आधार पर चुनकर आती है, बार बार चुनकर आए हैं। अगर वादा खिलाफी करते तो जनता हमें मैंडेट न देती। 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रजत जी, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिया है हमने। अब तक 3 करोड़ 87 लाख लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। और किसानों को वादा किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 50% ज्यादा मिलेगा फायदा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अब तक हम 22% ही बढ़ा पाए हैं, मगर हमारा वादा। और मजदूरों का पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मिनिमम पेंशन हमने 1000 रुपये का कर दिया, जो 13 रुपया, 15 रुपया, 17 रुपया था। वो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। उठते जाइए आप एक एक। हाँ बिल्कुल। और कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, आप भी डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ हो? और मैं डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं उससे लोगों को होने वाली परेशानी के खिलाफ रहा। देखिए रजत जी, हम भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। हमें भी पार्टी चलाने में तकलीफ होगी, फिर भी हमने फैसला किया भ्रष्टाचार को इस देश की राजनीति से बाहर करने के लिए, काले धन को इस देश की राजनीति के बाहर करने के लिए, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2000 रुपये से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। मैं मानता हूं रजत जी, ये साहस नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश की राजनीति में किसी के अंदर नहीं, जो स्वयं एक राजनीतिक पार्टी का नेता है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता है, और कहता है कि चंदा 2000 रुपये से ज्यादा कैश राजनीतिक पार्टियां नहीं ले पाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में। मजदूरों का नुकसान हुआ, बाद में लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस चौपट हो गए। देखिए अखिलेश जी का आरोप है, और मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी डिमोनेटाइजेशन को मुद्दा बनाए। कैसे उसमें विकास होगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे कोई उद्योग लगाएगा, कैसे नौकरी बढ़ेगी? डिमोनेटाइजेशन छोड़ो, सपा के गुंडों को कब्जा रखो तो भी यहां भला हो जाएगा। सारे हर गांव में सपा के लोगों ने जमीन कब्जा कर रख दी है रजत जी। मथुरा के हाट में इतनी बड़ी हजारों सैकड़ों हेक्टेयर जमीन
राम वृक्ष नाम का एक व्यक्ति 3 साल तक हत्या कर बैठ गया। पुलिस छुड़वाने गई, कलेक्टर छुड़वाने गया, कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस पर गोलियां चला दी, 2 दरोगा मर गए। आप कह रहे हैं रजत जी, आपका स्टडी थोड़ा आधा अधूरा है। सारे के सारे वो है, सिर्फ साथ में राहुल गांधी आ गए हैं तो एक ही से ही प्रदेश परेशान था, अब 2 आ गए, 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला भी आ गया। एक से ही परेशान था, अब 2 आ गए, क्या होगा बताइए आप प्रदेश का। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। उनका तो कहना है कि साइकिल पर मजबूत हाथ रहेगा हैंडल पर, इनके पास पेडल। पहले से ही साइकिल पंक्चर हुई थी, चल नहीं रही थी, धक्का लगाने के लिए राहुल जी को लाए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आपने काला धन की बात करी, लेकिन जो स्विस बैंकों में पैसा जमा है वो कब आप वापस ला रहे हैं? देखिए, स्विस बैंकों के पैसे लीक के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारे फैसले किए हैं और इसके लिए भी एक टास्क फोर्स गठन कर रहे हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कांग्रेस सरकार बनाकर जो समझौते कर गई थी, उसको बदलने में काफी समय लगा। और सुन लो, जितना भी करप्शन हुआ है, चाहे बुंदेलखंड का खनन घोटाला है, यादव सिंह हो, या इस सड़क का घोटाला है, या बिजली का घोटाला है, सारे के सारे करप्शन की जांच भी होगी और करने वाले निश्चित समय मर्यादा में जेल में भी जाएंगे। और बाय एंड लार्ज एक प्रयास है कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए चीजों से। जब कभी भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो हिंदुत्व की बात करती है और ये कहती है सबका साथ सबका विकास, परंतु क्या इस तरह से सबका साथ सबका विकास होगा? हम विकास करने के लिए राजनीति में नहीं आए भैया। सबका साथ सबका विकास क्या होता है मैं समझाता हूं। जी ठीक है। जब 24 घंटा बिजली कैसे हर एक प्रदेश में पहुंचती है तो मुसलमान के घर में भी पहुंचती है। हर घर में शौचालय बनता है तो मुसलमान के घर में भी बनता है। भ्रष्टाचार बंद होता है तो मुसलमान के लिए भी बंद होता है। तो ये विश्वास दिला सकते हैं कि अगर तो हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं होगा? अभी आपसे ये भरोसा चाहते हैं, ये जो अपराध है और ये जो भ्रष्टाचार है, ये खत्म कर देंगे आप। देखिए, सबसे कम दंगे, अगर सबसे कम अपराध हुआ, सबसे कम दंगे हुए, ऐसे तो कांग्रेस सरकार के साल के शासन में 200 दंगे हुए। 200 दंगे, जिसका कोई जवाब नहीं। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में गृह मंत्री जी का जो ये आदत है कि कुछ भी हो मगर ठीकरा तो विपक्ष के माथे पर ही फोड़ना है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।